तो पहले इंद्रजीत आपसे शुरुआत कि अब यहाँ पर तो पुणे, महाराष्ट्र का पुणे इस वक्त चर्चा का केंद्र बन चुका है, क्योंकि वहीं से औरंगजेब की एंट्री होती है। तो अब अब्दाली के वंशज की बात भी वहीं से आती है। ये महाराष्ट्र की महाभारत की लड़ाई औरंगजेब अब्दाली तक पहुंच कैसे गई, इंद्रजीत? पूजा, ये लड़ाई काफी पहले तय हो चुकी थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जितने भी मुद्दे थे वो चले नहीं, और दोनों तरफ से अब ये कोशिश है कि किस तरह से जो विधानसभा चुनाव का परिणाम है, जो महाविकास अघाड़ी है वो चाहती है कि लोकसभा का जो परिणाम रहा उसी तरह का परिणाम रहे, और जबकि महायुति चाहती है कि परिणाम उसके पक्ष में हो। तो ये लड़ाई जो अब्दाली की या औरंगजेब की कहें तो ये पहले से थी, और अब ये लड़ाई और तेज होगी। ये लड़ाई इसलिए भी तेज होगी कि पहले जो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को, खासतौर पर महायुति में सबसे बड़ी जो पार्टी है बीजेपी को, उम्मीद थी कि हो सकता है कि इस चुनाव में उद्धव ठाकरे के साथ अगर हिंदुत्व के वोटर आते हैं, हिंदू वोटर आते हैं, तो हो सकता है मुस्लिम वोटर साथ न आए। लेकिन जैसा कि देखा गया कि दोनों वोटर एक साथ आए, तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि उद्धव ठाकरे के साथ अभी भी जो उनका हिंदुत्व वाला वोट बैंक है वो कहीं न कहीं उनके साथ है। कुछ अगर थोड़ी संख्या की बात करें तो थोड़ी संख्या में बिखरा जरूर है, लेकिन अभी बड़ी संख्या में हिंदुत्व वाला वोट बैंक उनके साथ है। यही कारण है कि अब ये जो मुद्दा है, ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम एक वोट बैंक में थोड़ा और खिसका हो, और यही कारण है कि दोनों तरफ से जो है तलवारें खींच गई हैं, दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है, दोनों ही गुट की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। दोनों के जो बड़े नेता हैं वो मैदान में उतर गए हैं, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि और अभी भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने जो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व था उसको छोड़ा है, और वो एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए अब काम कर रहे हैं, उसके वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। तो लेकिन जो रिजल्ट आए जो लोकसभा के, उसमें देखा गया कि इसका बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं हुआ, और उनका जो वोट बैंक था उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई। दोनों तरफ से लोकसभा चुनाव के बाद रणनीति बदली गई। अगर महायुति की बात करें तो महायुति ने अब दो तरह की रणनीति बनाई है। पहली रणनीति ये है कि किस तरह से सरकार के माध्यम से लोगों को डायरेक्ट जोड़ा जाए, डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए, जैसे लाडली बहन योजना है, इसके अलावा लाडला भाई योजना है, उसका प्रचार प्रसार किस तरह से किया जाए। और विपक्ष ने जो नैरेटिव बनाया है उसको नैरेटिव को किस तरह से तोड़ा जाए, ये महायुति के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए महायुति के नेता मैदान में उतर चुके हैं। तो दूसरी तरफ अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी ने भी एक रणनीति बनाई है कि किस तरह से जो लोकसभा में उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी उसी तरह से किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। उसी के तहत आज कांग्रेस की मीटिंग भी हो रही है। 7 तारीख को तीनों पार्टियों की एक बैठक होने वाली है। इसमें सबसे प्रमुख रूप से ये देखा जा रहा है कि ये बताया गया है कि जो रणनीति बनाई है महाविकास अघाड़ी में, उसमें मुंबई और उसके आसपास खासतौर पर कोंकण में जो है उद्धव ठाकरे महायुति को घेरेंगे। इसके अलावा जो मराठवाड़ा है वहां पर शरद पवार और कांग्रेस मिलकर घेरेगी। इसके अलावा विदर्भ में कांग्रेस का जोर रहेगा। यहाँ पर इन 3 क्षेत्रों में जिसका जहां ज्यादा प्रभाव है वहां उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन अभी सीट बंटवारे पर दोनों ही गठबंधन में पेच फंसा हुआ है, दोनों ही गठबंधन में दिक्कतें आएंगी। इस बीच दोनों ही गठबंधन ने दोनों तरफ से हमले तेज कर दिए हैं। आरोप प्रत्यारोप की बात करें, ये जो आरोप चल रहा है, उसके अलावा देखिए व्यक्तिगत हमले भी तेज हो गए हैं। अनिल देशमुख जो है पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने एक आरोप लगाया था उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पे, फिर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। एक जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे जो अभी जेल में हैं, उनका एक लेटर बम आया। उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से अनिल देशमुख के पीए के द्वारा वो रिश्वत लेते थे। अब फिर अनिल देशमुख का जवाब आया है। तो कहीं न कहीं ये हमले और तेज होंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, सभी के नेता मैदान में उतर चुके हैं। पूजा, बिल्कुल, और सभी अपनी जमीन और मजबूत करने की कोशिश में यहाँ लगे हुए हैं। मैं